जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं आपका प्रिय दोस्त कमल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कमल कुमार सर पर। देखिए दोस्तों, भारत का सबसे अहिंसक आंदोलन, सबसे सुव्यवस्थित संगठित आंदोलन की यदि अपन बात करते हैं, जब भी किसान आंदोलन की बात आती है मस्तिष्क में सिर्फ एक ही नाम क्लिक करता है, वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। तो आज का वीडियो होने वाला है अपना बिजोलिया किसान आंदोलन, तो बने रहिएगा अंत तक। एक ही वीडियो में पूरा बिजोलिया किसान आंदोलन आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं एक अपना मित्र है जिन्होंने मुझे कमेंट किया, उनका कमेंट आपके सामने रखना चाहूँगा और उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा एक इस छोटे से वीडियो की शुरुआत के से पहले। चलो, उन्होंने कहा था कि टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, क्या टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्ते ताज नहीं मिलते हैं, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी मंजिल, क्या ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी मंजिल, जुगनू कभी किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते हैं। इस प्रिय दोस्त ने ये मोटिवेशनल कोड देके मुझे काफ़ी ऊर्जावान बनाया है, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ इन दोस्त का नाम है गंगा बिशन जी, और जहाँ तक मैं इनसे परिचित हूँ ये अध्यापक पोस्ट पे अभी है ना अपना पद सृजित करते हैं। चलो बात करते हैं आज अपन किसकी, किसान आंदोलन की। जैसे मैंने बताया कि जब भी किसान आंदोलन की बात मस्तिष्क में आते तो सबसे पहले एक ही किसान आंदोलन का नाम आता है, वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन? बिजोलिया किसान आंदोलन। जैसा मैंने अभी बताया कि भारत का सबसे सुव्यवस्थित आंदोलन, भारत का सबसे सुव्यवस्थित, अहिंसक, लगातार निरंतर चलने वाला, सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन की बात करें तो वो कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन। जब बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करते हैं तो सबसे पहले मस्तिष्क में आता है कि कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म हुआ। तो दोस्तों याद रखना है, सन 1897 ईस्वी को यह प्रारंभ होता है और खत्म होता है सफलतापूर्वक सन 1941 ईस्वी में। अब देख लो आप, 44 साल तक लगातार ये आंदोलन चला है। कितने साल तक? 44 साल तक। एक व्यक्ति की आधी जिंदगी निकल जाती है 44 साल में, और देख लो आधी जिंदगी तक लगातार ये आंदोलन चला है और सफलता को, कदमों को इसने चूमा है। इसलिए आप भी सफल होना चाहते हैं तो निरंतर बस तैयारी रखें अपनी, जिस तरीके से इन्होंने अपना आंदोलन निरंतर स्टार्ट रखा। जब बात करते हैं बिजोलिया की, तो बिजोलिया की बात करें तो बिजोलिया वर्तमान में कहाँ है भाई? वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में। उस समय कहाँ था? जब ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था उस समय की बात करें दोस्तों, तो उस समय बिजोलिया आंदोलन कहाँ था? मेवाड़ रियासत में। किसमें था? मेवाड़ रियासत में। मेवाड़ रियासत का ये क्या था? एक ठिकाना था। क्या था? ठिकाना था। और कौन सी श्रेणी का? एस श्रेणी का ठिकाना था। याद रखेंगे। देखो रे, जो ये क्लासें आ रही है या जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपके लिए डाल रहा हूं, ये सब वीडियो रिवीजन क्लासों के रूप में है, पॉइंट टू पॉइंट क्लासेस है। ऐसा नहीं है कि इसमें अनावश्यक सारी चीजें नहीं है। जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हीं महत्वपूर्ण बातों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलो बात करते हैं किसकी, कि उस समय मेवाड़ रियासत का ठिकाना था कौन सा? भीलवाड़ा की बात करें तो वो। और उस समय तत्कालीन समय जब यह ठिकाना था तो यहां पे राज करने वाला कौन था? ठिकानेदार। तो उस समय का ठिकानेदार कौन था? तो उसका नाम याद रखना, कौन था? कृष्ण सिंह। इसके साथ ही आपको एक और बात याद रखनी है, नोट लगा के याद रख लेना कि ये जो ठिकाना बनाया गया था अश्रेणी का, कौन सा? भीलवाड़ा ठिकाना बनाया गया था। उस ठिकाने का प्रथम ठिकानेदार आपसे यदि पूछ ले तो उसका नाम था अशोक परमार। कौन था? अशोक परमार था। कौन था भाई ये? फर्स्ट कौन था? ठिकानेदार था। कहां का ठिकानेदार था? बिजोलिया का। अरे भाई, ये अशोक परमार की बात करें तो यूपी से इनका संबंध था, गजनेर यूपी से। किससे? गजनेर यूपी से इनका संबंध था। किसका? अशोक परमार का। ये भाई साहब अशोक परमार वही है, कौन? जो खानवा का युद्ध हुआ था किसके बीच? बाबर और अपने जो कौन सा नाम था इसका, कौन था उस समय? राणा सांगा। राणा सांगा की ओर से किसमें जो ये युद्ध हुआ था, बाबर और राणा सांगा के युद्ध हुआ था, उसमें ये क्या है? सांगा की ओर से युद्ध करे थे। कौन? अशोक परमार। और इन्हीं से खुश होकर इनको ठिकाना दे दिया गया। कौन सा ठिकाना?
मेवाड़ भीलवाड़ा का ठिकाना इनको दे दिया गया। और उस समय देखा जाए तो ऊपरमाल क्षेत्र आप जानते हैं कौन सा क्षेत्र, ऊपरमाल क्षेत्र दोस्तों वो है चित्तौड़गढ़ से लेके भीलवाड़ा तक का क्षेत्र। और उसी क्षेत्र में आता था कौन, बिजोलिया क्षेत्र। कौन सा, बिजोलिया। तो अपन ने बात करी उस समय का तत्कालीन ठिकादार पूछ ले तो कौन है, कृष्ण सिंह। लेकिन पहला पूछ ले आपसे तो कौन था, अशोक परमार। ध्यान रखेंगे अशोक परमार का संबंध किससे, यूपी गजनेर से। अधिकांश किताबों में आपको भरतपुर का मिलेगा जो कि गलत है। ध्यान रखेंगे कहां से थे ये, यूपी गजनेर से इनका संबंध था। जब बात करें भाई उस समय कब जब युद्ध हुआ था तो तत्कालीन समय मेवाड़ रियासत के वो कौन थे, महाराणा कौन थे। प्रश्न पूछ ले ये तो आपको ध्यान रखना है कौन थे भाई, फतेह सिंह थे, महाराणा फतेह सिंह थे। कब थे, मेवाड़ में जो ये आंदोलन हुआ बिजोलिया किसान आंदोलन, तो उस समय कौन थे भाई साहब, महाराणा फतेह सिंह थे। मेवाड़ रियासत के शासक कौन थे, महाराणा फतेह सिंह। देखो कौन कौन सी बात कर ली, अभी ये कहां है, भीलवाड़ा में है। कौन सा स्थान, बिजोलिया वर्तमान भीलवाड़ा में है। उस समय मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था, अश्रेणी का ठिकाना था। तत्कालीन समय जब यह आंदोलन हुआ था उस समय यहां का ठिकानेदार कौन था, कृष्ण सिंह। याद रखेंगे कृष्ण सिंह यहां का ठिकानेदार था। और पहला कौन सा था, अशोक परमार था जिसका संबंध यूपी गजनेर सा था। और ये महाराणा सांगा के साथ युद्ध में भाग लिए थे, ठीक है, जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें। और उस समय मेवाड़ रियासत के जो महाराणा की बात करें तो उस समय मेवाड़ रियासत का महाराणा कौन था, फतेह सिंह था। बात ही है सामान्य सी बात। इसके बाद बात आती है भाई कि भाई ये आंदोलन तो हुआ, किसान आंदोलन हुआ, तो आंदोलन होने का कारण क्या था, क्या वजह हो गई थी कि किसानों को आंदोलन करना पड़ा। तो जब आंदोलन करने की बात करते हैं भाई तो क्या है कि यहाँ पे जो राजस्व प्रणाली थी, भू राजस्व प्रणाली, टैक्स लिया जाता था, ठीक है, सीधा सा याद रखेंगे टैक्स। तो जो भू राजस्व प्रणाली थी, भू राजस्व प्रणाली या भू राजस्व पद्धति, जो भू राजस्व पद्धति थी वो ठीक नहीं थी। और जो इनसे भू राजस्व संग्रहण किया जाता था, संग्रहण पद्धति भी ठीक नहीं थी, संग्रहण करने का तरीका भी ठीक नहीं था। ये क्या था, बहुत बुरे तरीके से वो करते थे। जैसे मान लो किसान के खेत में पैदावार ही नहीं हुई फिर भी साहब टैक्स दो आप। तो ये ठिकानेदार क्या है, अत्याचार कर रहे थे वहां के किसानों पे निरंतर। अरे यही नहीं है भाई, यहाँ पे लगभग है ना कितने पूछा जाता है प्रश्न, 84 कर, कितने कर लगा रखे थे यहाँ के लोगों पे, किसानों पे 84 कर लगा रखे थे, 84 कर, इतने कर देने पड़ते थे, छोटे मोटे कर इनको देना पड़ता था। जिसमें से मुख्य तौर पर लाटा कूपा की बात आती है। किसकी, लाटा और कूता भी बोल देते हैं इसको, या कूपा भी बोल देते हैं भाई। लाटा की बात करें तो जो फसल पैदा होती थी पैदावार पे लिया जाने वाला कर था। लाटा कर की बात करें तो कौन सा कर था, पैदावार पर लिया जाने वाला कर था। और कूता कर तो बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही डेंजर कर था। क्या था, कब खड़ी फसल पे ही कर लगा दिया जाता था। किस पे, खड़ी फसल पर ही कर लगा दिया जाता था, चाहे वो फसल किसानों को मिले या नहीं मिले। किसी प्राकृतिक आपदा के कारण चाहे वो फसल नष्ट ही क्यों ना हो जाए फिर भी इनको भाई साहब ये कर तो देना ही देना है। इस प्रकार के 84 कर लगाए गए थे जिससे किसान क्या है, परेशान हो गए थे। जब किसान परेशान हो गए तो इन्होंने प्लान बनाया रे भाई। एक यहाँ पे एक गांव था, क्या था, अब स्टोरी ध्यान रखना, क्या था, कहानी के रूप में याद रखेंगे कि गिरधरपुरा गांव था। देखो ये यहाँ एक स्टोरी प्रारंभ करने उससे पूर्व आपको यह याद रखना है कि जब भी अपन बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन करते हैं तो अध्ययन के आधार पर इसको 3 भागों में विभाजित करते हुए पढ़ते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित करेंगे, 3 चरणों में विभाजित करते हुए पढ़ते हैं। जिसमें पहले चरण की बात करें तो 1897 से लेके, कब से, 1897 से लेके 1915 तक का जो चरण कहा गया ये पहला चरण कहा गया, ठीक है। उसके बाद दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में अपन अध्ययन करेंगे 1916 से लेके 1922 के मध्य क्या हुआ इस आंदोलन में, इसकी चर्चा करेंगे। और तीसरे चरण में जो अपन चर्चा करने वाले हैं वो है 1923 से लेके 1941 तक की अपन चर्चा करेंगे कि कब तक ये 1941 में क्या समझौता हुआ, किस प्रकार ये किसान आंदोलन समाप्त हुआ, तो वो तीसरे चरण में उसकी बात करेंगे। जब पहले चरण की बात करते हैं तो ये देखो भाई, इस अपनी फिल्म स्टोरी का पहला चरण क्या कहता है कि एक गांव था, कहां, इसमें बिजोलिया में। इसके साथ एक और बात आपको माइंड में रखनी है। एक बार प्रश्न पूछा गया कि बिजोलिया किसान आंदोलन था, वहां पे जो बिजोलिया स्थान था यहाँ पे कौन सी जाति के लोग सर्वाधिक निवास करते थे, कौन सी जाति के किसान सर्वाधिक निवास करते थे, तो वो थे धाकड़ जाति के लोग। कौन सी जाति के, धाकड़ जाति, याद रखेंगे भाई।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, पॉइंट टू पॉइंट की बात कर रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट ही बात करूंगा और यही आपको याद रखने हैं। यही एग्जाम में यहीं से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। जब प्रथम चरण की बात करते हैं तो एक गांव था, गिरधरपुरा गांव था। कौन सा गांव? गिरधरपुरा गांव था। इस गिरधरपुरा गांव में क्या होता है, एक किसान था, उसका नाम था गंगाराम धाकड़। क्या नाम था? गंगाराम धाकड़। क्या होता है रे भाई, इन गंगाराम धाकड़ के पिता का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। पिता की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जब भी मृत्यु हो जाती है अपने यहाँ किसी व्यक्ति की, तो क्या किया जाता है? उसका 12वां किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? मृत्यु भोज कहते हैं। तो मृत्यु भोज का अवसर था, 12वां दिन था। गांव में क्या है? भंडारा लगा था जीवने का। तो यहाँ पे सभी किसान क्या हुए? एकत्रित हुए। जब सभी किसान यहाँ एकत्रित हुए तो इन्होंने क्या किया? एक प्लान बनाया। क्या बनाया? एक प्लान बनाइए। पंचायत का गठन किया गया। पंचायत का गठन किया, पंचायत का आयोजन हुआ। उस पंचायत में फिक्स किया गया कि अपन है ना, जो यहाँ का कृष्ण सिंह है, ठिकानेदार कौन था? कृष्ण सिंह। ये अपने ऊपर अत्याचार कर रहा है, अपने ऊपर अत्यधिक करों का या क्या है लगा रहा है, अपने ऊपर थोप रहा है नावश्यक कर। तो इसकी शिकायत कहाँ करेंगे? अपन महाराणा को करेंगे भाई साहब। शिकायत करने के नाम से क्या करते हैं साहब, इस पंचायत ने निर्णय लिया कि 2 व्यक्तियों का डेलीगेशन भेजेंगे, कुछ किसान इनके साथ भेजेंगे। तो उनका नाम पूछ लिया जाता है। कौन थे? नानजी व ठाकरे पटेल के नेतृत्व में। याद रखेंगे, किसके नेतृत्व में? नानजी और ठाकरे पटेल के नेतृत्व में एक डेलीगेशन किसके पास भेजा गया? महाराणा के पास भेजा गया। महाराणा कौन थे? फतेह सिंह थे। फतेह सिंह के भाई साहब उसके पास क्या गए? भाई साहब ये दोनों व्यक्ति गए, कुछ किसानों को ले गए। जैसे उनके पास पहुंचे, अपनी फरियाद रखी। इनकी फरियाद सुन के महाराणा जी कहते हैं कि ठीक है साहब, अभी तो आप जाइए, हम इसकी जांच करवाते हैं। क्या करवाएंगे? इसकी जांच करवाएंगे। जांच करवाने के लिए भाई साहब महाराणा क्या करते हैं? महाराणा जी एक व्यक्ति को भेजते हैं, उसका नाम था हामिद खान। क्या था? हामिद खान नामक एक व्यक्ति को भेजते हैं कि आप यहाँ बिजोलिया जाइए और वहाँ जांच करके लाइए कि जो इन्होंने क्या नाम है, कृष्ण सिंह की जो शिकायत किएगा सही की है, ऐसा ही हो रहा है वहाँ। तो उसके बाद हामिद खान जैसे ही यहाँ कहाँ बिजोलिया पहुँचते हैं, जब ये बिजोलिया पहुँचते हैं तो इसकी जानकारी मिलती है कृष्ण सिंह को। तो उससे क्या होता है कि कृष्ण सिंह नाराज हो जाता है। क्या हो जाता है? कृष्ण सिंह नाराज हो जाता है, बहुत क्रोधित होता है। कृष्ण सिंह क्रोधित होकर निर्णय लेता है कि जो ये शिकायत करने गए थे नानजी और ठाकरे पटेल, इनको क्या करते हैं? बिजोलिया से देश निकाला दिया जाता है। इनको क्या कर दिया जाता है? निष्कासित कर दिया जाता है। कहां से? बिजोलिया से निष्कासित कर दिया जाता है। देखो अब तक क्या देखा अपन ने कि प्रथम चरण का अपन अध्ययन कर रहे हैं, उसमें देखा कि गिरधरपुरा गांव में एक गंगाराम धाकड़ नाम का व्यक्ति था। उसके पिता की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके अवसर पर क्या है? मृत्यु भोज का आयोजन किया जाता है, जिसमें इस गांव के सभी क्या है, किसान लोग एकत्रित होते हैं, पंचायत का गठन करते हैं। वहां पे नानजी और ठाकरे पटेल के नेतृत्व में एक डेलीगेशन कहां भेजा जाता है? महाराणा के पास भेजा जाता है। महाराणा जांच के लिए क्या करते हैं भाई? महाराणा जांच के लिए हामिद खान को भेज देते हैं। जैसे हामिद खान जाते हैं कृष्ण सिंह के पास, कृष्ण सिंह नाराज हो जाते हैं, गुस्से में आके इन दोनों व्यक्तियों को निष्कासित कर देते हैं। इसका ले लो स्क्रीनशॉट और समझ लो, अपने हिसाब से लिख लो। जब कर पूछ ले, लाटा कापा 84 प्रकार के करों का यहाँ क्या है लगाए गए थे इनके ऊपर, इसलिए इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। आगे की बात करते हैं, लिखो स्क्रीनशॉट लो। देखो प्रथम चरण की बात कर रहे हैं ना अपन। प्रथम चरण में देखा कि वहां पे क्या हुआ? पंचायत का गठन हुआ। पंचायत के बाद नानजी पटेल, ठाकरे पटेल वो महाराणा के पास भी गए, उसकी शिकायत करते हैं। हामिद खान आते हैं। हामिद खान आने के बाद क्या नाम है, कृष्ण सिंह जी नाराज हो जाते हैं और किसानों पे फिर अत्याचार करते हैं। उन दोनों को तो कहाँ निष्कासित कर देते हैं? बिजोलिया के बाहर ही निष्कासित करते हैं। उसके बाद क्या होता है भाई? उसके बाद होता है 1903 की बात है। कौन से सन की? सन 1903 ईस्वी की बात है। इस दिन क्या कर देते हैं इस सन में? ये जो कृष्ण सिंह है, कृष्ण सिंह कौन थे? ठिकानेदार। ये कृष्ण सिंह एक कर लगा देते हैं लोगों पे, एक और अतिरिक्त कर, फिर एक और भार। कौन सा? चौरी कर। कौन सा कर लगा दिया? चौरी कर। प्रश्न पूछा जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के समय किसानों पर चौरी कर लगाने वाला ठिकानेदार था जो कौन था? कौन था? कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह कौन सा कर लगा देते हैं? चौरी कर लगा देते हैं। चौरी कर क्या था भाई? जब भी कोई किसान अपनी पुत्री का विवाह करेगा तो उसके पुत्री के विवाह के अवसर पर लिया जाने वाला कर कितने रुपए का? 5 रुपए का कर लिया जाता। अब आप सोच रहे हैं 5 रुपए तो हम देखते भी नहीं ना, कहीं रख देते, अरे भीख में देते थे 5 रुपए तो। अरे आज की बात नहीं है बेटा, सन 1903 की बात थी। 5 रुपए बहुत होते थे उस समय, 5 रुपए बहुत होते थे। इसलिए क्या है, ये एक और कर हो गया। और कुछ कहा जाता है उस समय बस 1 साल तक लगातार किसानों ने अपनी पुत्रियों का विवाह नहीं किया था, बंद ही कर दिया था। उसके बाद क्या है, किसानों का दबाव बना और वापस 1 साल बाद सन 1904 में क्या कर देता है साहब, ये इस कर को हटा देता है।
किस कर को? किसानों के दबाव में आके सन 1904 में ये कर वापस ले लिया जाता है। उसके बाद ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह रही है, सन 1906 ईस्वी की बात है। इस दिन क्या होता है? इस सन में कृष्ण सिंह मर जाता है। कृष्ण सिंह का क्या हो जाता है? कृष्ण सिंह मर जाता है, कृष्ण सिंह का निधन हो जाता है। जब कृष्ण सिंह का निधन हो जाता है तो सन 1906 में ही इसके स्थान पर एक अन्य व्यक्ति को क्या बनाया जाता है? ठिकानेदार। उसका नाम क्या था? पूछ लिया जाता है, पृथ्वी सिंह। जैसे ही पृथ्वी सिंह क्या है? ठिकानेदार बनते हैं, ये क्या करते हैं? एक और कर लगा देते हैं। कौन सा? तलवार बंदाई कर। कौन सा कर? तलवार बंदाई कर लगा देते हैं भाई साहब। अब ये तलवार बंदाई कर क्या था? ये था भाई उत्तराधिकारी कर। कौन सा कर था? उत्तराधिकारी कर। कि कोई भी उत्तराधिकारी के रूप में बैठेगा तो उस समय किसानों को क्या है? कोई ना कोई कर या कुछ ना कुछ कर दिया जाएगा। तो आते आते ही भाई साहब तलवार बंदाई कर लगाने वाला कौन था? बिजोलिया किसान आंदोलन के समय तो उसका नाम था पृथ्वी सिंह, और चौरी कर लगाने वाला कौन था? कृष्ण सिंह। याद रखेंगे। कब बना था पृथ्वी सिंह? सन 1906 ईस्वी में बना था। ये भी ज्यादा दिन नहीं रहे रे भाई, सन 1913 ईस्वी की बात है। 1913 तक क्या होता है? इनका भी निधन हो जाता है। 1913 ईस्वी के समय पृथ्वी सिंह का क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। पृथ्वी सिंह का निधन हो जाता है। इसके बाद कौन बनता है? 1913 ईस्वी में यहां का एक और ठिकानेदार बनता है, उसका नाम है केसरी सिंह। कौन सा सिंह? केसरी सिंह। ये केसरी सिंह क्या था भाई? अल्प आयु था। क्या था? अल्प आयु था, इसकी आयु कम थी, इसको ठिकानेदार बनाया गया। तो क्या हुआ? ठिकानेदार के जो भी सारे अधिकार थे किसके पास चले गए? महाराणा के पास चले गए। ये अल्प आयु था, इसलिए ठिकानेदार के सभी अधिकार कहां चले गए? महाराणा के पास चले गए। जब अधिकार महाराणा के पास गए तो महाराणा ने क्या है? किसानों के कुछ कर माफ कर दिए, कुछ कर हटा दिए। कब की बात है? 1915 की बात है। 1915 तक क्या है? कुछ कर इनके हटा दिए गए। तो किसानों में क्या हुआ? जोश और बढ़ गया किसानों का, नई स्फूर्ति आ गई। ठीक है, नई स्फूर्ति आ गई, जोश दुगना हो गया। इस प्रकार देखा जाए तो पहला चरण यहीं अपना समाप्त हो जाता है। और पहले चरण में नेतृत्व करने वाले की बात करें तो जो पहला चरण था कौन सा? 1897 से लेके 1915 ईस्वी तक की बात करें तो इस समय जो नेतृत्व कर रहे थे या जो इस आंदोलन को चलाने वाले थे, एक नाम तो आता है साधु सीताराम दास का। कौन? साधु सीताराम दास। एक था रे भाई फतेहकरण का नाम था, कोई व्यक्ति फतेहकरण नाम से था, और एक था ब्रह्मदेव। ये व्यक्ति थे जो क्या है? इस समय इस आंदोलन का संचालन कर रहे थे। कौन कौन से थे? साधु सीताराम दास, फतेहकरण और एक थे ब्रह्मदेव। ये व्यक्ति इस किसान आंदोलन का क्या कर रहे थे? उस समय संचालन कर रहे थे। ये बात हुई पहले चरण की। पहले चरण में क्या क्या हो गया? गिरधरापुरा गांव में एक नुक्ता था, नुक्ता ही कहते हैं ना भाई 12वीं को, अपने डिंगल भाषा में क्या कहते हैं? नुक्ता था। उस समय लोग इकट्ठे हुए, पंचायत का गठन किया, नानजी ठाकरे पटेल को महाराणा के पास भेजे, महाराणा में जांच के लिए हामिद खान को भेजा। हामिद खान ने क्या किया? हामिद खान जैसे ही आया, कृष्ण सिंह नाराज हुआ, नानजी ठाकरे पटेल को निष्कासित कर दिया। और क्या कहा? 1903 में फिर एक चौरी कर लगा दिया। किसानों के दबाव में आगे 1904 में चौरी कर वापस ले लिया। और वापस लेने के बाद क्या 1906 में उसका निधन हो जाता है। पृथ्वी सिंह बनता है, पृथ्वी सिंह आधे तलवार बंदाई कर लगा देता है। उसके बाद 1913 में उसका भी देहांत हो जाता है। फिर कौन बनता है? केसरी सिंह बनता है। केसरी सिंह बनने के बाद क्या होता है? ये अल्पायु था, सारे अधिकार किसके पास चले गए? महाराणा के पास चले गए। महाराणा ने क्या किया? 1915 तक इनके कुछ कर समाप्त कर दिए। इस वजह से इनमें नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति का आगमन किसमें हुआ? किसानों में हुआ। इसके बाद बात करते हैं दूसरे चरण की। पहला चरण ऐसे ही याद रखें। अब बात करते हैं देखो भाई दूसरे चरण की। कौन से चरण की? दूसरे चरण की। पहला चरण समाप्त हुआ, पहले चरण में सीताराम दास दिख रहे थे भाई साहब। उसके बाद दूसरा चरण, पहले चरण में कुछ कर हटा दिए गए तो जोश दुगना हो गया किसानों का। तो फिर क्या हुआ? सन 1916 से लेके 22 के बीच पढ़ते हैं कि दूसरे चरण में हुआ क्या। तो सबसे पहले क्या हुआ? साधु सीताराम दास थे। कौन थे? साधु सीताराम दास, जो इसका नेतृत्व कर रहे थे। वो क्या करते हैं? 1916 ईस्वी में क्या करते हैं? एक रिक्वेस्ट करते हैं। किससे? विजय सिंह पथिक से। विजय सिंह पथिक से ये अनुरोध करते हैं कि आप है ना हमारे किसान आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। तो किसके अनुरोध पर? सीताराम दास के अनुरोध पर। सीताराम दास, साधु सीताराम दास के अनुरोध पर कौन? विजय सिंह पथिक 1916 में क्या करते हैं? नेतृत्व स्वीकार करते हैं। नेतृत्व स्वीकार किया।
अब इसका नेतृत्व कौन करने लगे भाई साहब? 1916 में नेतृत्व करने लगे कौन? विजय सिंह पथिक। जैसे ही अपने हाथों में नेतृत्व लेते हैं, पहला काम करते हैं, अगले ही साल 1917 ईस्वी में कौन सा? उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। किस उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं, पूछा जाता है। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? विजय सिंह पथिक। कब की गई? सन 1917 ईस्वी में की गई। और जब ये बोर्ड बनाया गया तो इसका अध्यक्ष खुद नहीं बने रहे भाई, इसका अध्यक्ष वहीं के एक किसान को बनाया गया जिसका नाम था मन्ना पटेल। क्या नाम था? मन्ना पटेल। याद रखेंगे। क्या किया? 16 में नेतृत्व स्वीकार किया और 17 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की और मन्ना पटेल को इसका क्या बना दिया? अध्यक्ष बना दिया। अब थोड़ा सा जो मैं बताऊं उसको ध्यान से सुनना। उसके बाद क्या किया? सन 1918 ईस्वी में ये क्या करते हैं? माणिक्य लाल वर्मा से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? माणिक्य लाल वर्मा से मिलते हैं और कहते हैं कि वर्मा जी आप केंद्र में जाते हैं तो आप है क्या करो कि अपना जो किसान आंदोलन है, बिजोलिया किसान आंदोलन, इसकी बातें वहां पे भी करें ताकि इसको क्या है, केंद्रीय स्तर पर व्यापकता मिले। उसके साथ ही सन 1918 में एक और व्यक्ति से मिलते हैं ये, जिसका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। उस समय ये क्या कर रहे थे भाई साहब? एक समाचार पत्र निकालते थे, समाचार पत्र निकालते थे। उसका नाम था समाचार पत्र का प्रताप। क्या नाम था? प्रताप। रट लेना प्रताप शब्द को। पूछा जाता है बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक स्तर पर या केंद्रीय स्तर पर क्या नाम है पहुंचाने वाले समाचार पत्र का क्या नाम था? क्या नाम था? प्रताप था। कैसा था? साप्ताहिक पत्र था, साप्ताहिक पत्र था। और साप्ताहिक पत्र कहां से निकलता था उस समय? यह पत्र निकलता था भाई साहब कानपुर से। कहां से निकलता था? कानपुर से। इसके संपादनकर्ता कौन थे भाई साहब? गणेश शंकर विद्यार्थी। किसके अनुरोध पर? विजय सिंह पथिक के अनुरोध पर गणेश शंकर विद्यार्थी ने कौन से समाचार पत्र में? प्रताप समाचार पत्र में किसका बारे में सूचना प्रेषित करने का कार्य किया? बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में लिखना प्रारंभ कर दिया भाई साहब। जब जब इन्होंने लिखा तब तब लोगों ने पढ़ा, इसको और व्यापकता मिली। उसके साथ ही स्वयं भी क्या करे भाई साहब? ये 1918 में स्वयं भी कहां गए? बंबई गए। कहां गए? बंबई गए। किससे मिले? गांधी जी से मिले। गांधी जी से मिलने के बाद ये कहते हैं कि हमारे बिजोलिया में इस प्रकार किसानों पे क्या है, अत्याचार हो रहे हैं। उसके बाद गांधी जी कहते हैं, कहते नहीं है, गांधी जी पहले एक अधिकारी को भेज देते हैं। गांधी जी का कौन था? एक सचिव था। गांधी जी का कौन था? सचिव। क्या नाम था उसका? याद रखेंगे, महादेव देसाई। क्या नाम था? महादेव देसाई को ये कहां भेजते हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए विजय सिंह पथिक के साथ भेजते हैं। जब महादेव जी आके वापस गांधी जी को कहते हैं कि हाँ वहां पर किसानों पर अत्याचार किए जा रहे हैं वहां के ठिकानादारों के द्वारा, तो उसके बाद क्या है? गांधी जी कहते हैं किसको? विजय सिंह पथिक को, यदि महाराणा मान जाए तो ठीक है, अन्यथा मैं स्वयं वहां सत्याग्रह करूंगा। परंतु उसके बाद क्या करते हैं? गांधी जी पत्र भी लिखते हैं। किसको? महाराणा को। लेकिन इस पत्र का कोई प्रभाव नहीं होता है। इस प्रकार अपने इसको केंद्रीय स्तर पर या भारतीय स्तर पर व्यापकता दिलवाई किसने? विजय सिंह पथिक ने। उनका नेतृत्व रूप में ही क्या इसको व्यापकता मिली? कहां पे? केंद्रीय स्तर पर व्यापकता मिली। जिसमें सहयोगकर्ता कौन है? तो समाचार पत्र ये गांधी जी से मिले। सन 1918 में बंबई तो गए, तो जो गए ही सही, साथ ही साथ उस समय कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे, सन 1919 में अमृतसर का अधिवेशन हुआ था, उसमें भी विजय सिंह पथिक भाग लेते हैं और मांग रखते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की। पटल पर चर्चा करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की। उसके बाद 1920 में नागपुर अधिवेशन होता है कांग्रेस का। उस नागपुर अधिवेशन में भी क्या करते हैं? ये किसान आंदोलन की चर्चा करते हैं। और इस प्रकार किसान आंदोलन की बातें अब केंद्रीय स्तर पर होने लगी। जैसे ही बातें केंद्रीय स्तर पर होने लगी तो प्रेशर बनने लगा। जब प्रेशर बना तो महाराणा ने सन 1919 में, कब? महाराणा ने सन 1919 में एक आयोग का गठन किया गया। आयोग का गठन किया। किसने किया? महाराणा ने। उसका नाम पूछा जाता है बिंदु भट्टाचार्य आयोग। बिंदु भट्टाचार्य आयोग का गठन किया जाता है। किसके लिए पूछा जाता है? बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए महाराणा के द्वारा बनाया गया आयोग का क्या नाम था? उसका नाम था बिंदु भट्टाचार्य
आयोग, याद रखेंगे। उसके बाद क्या होता है, यहां पे भी कोई प्रभाव नहीं होता है। फिर क्या होता है, सन 1922 ईस्वी की बात है, कब, 4 फरवरी की, कभी की 4 फरवरी की। तो क्या होते हैं, अपने राजस्थान के एजीजी होते हैं, कौन, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी होते हैं, उनका नाम होता है क्या, सर हॉलैंड। क्या नाम है, सर हॉलैंड उनका नाम है। और ये व्यक्ति कहां आते हैं, स्वयं चल के बिजोलिया आते हैं। जब ये बिजोलिया आते हैं तो 1922 में क्या होता है, किसानों के साथ इनका समझौता होता है भाई साहब। और जब इनका समझौता होता है तो समझौते में 84 में से 35 करों को, कितने करों को पूछ सकता है यहां से प्रश्न, कितने कर हटा दिए गए थे भाई साहब, 35 कर हटा दिए गए थे। ये रहा दूसरा चरण पूरा आपके सामने। क्या रहा, किसने नेतृत्व स्वीकार किया है सन 1916 में, विजय सिंह पथिक ने, किसके कहने पर या किसके अनुरोध पर, सीताराम दास के कहने पर। उसके बाद इन्होंने क्या किया, सन 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। और फिर क्या किया, इसको कहां पहुंचा दिया, केंद्रीय स्तर पर व्यापक तौर पर, विस्तृत तौर पर फैला दिया, किसको, बिजोलिया किसान आंदोलन का। इसका प्रेशर पड़ा किस पर, महाराणा पर। महाराणा ने क्या कर दिया, एक आयोग बना दिया, कौन सा, बिंदु भट्टाचार्य आयोग। उससे भी कुछ नहीं हुआ, एजीजी स्वयं चल के आ गया 1922 में। जब एजीजी स्वयं चल के आया उसके बाद इनके बीच समझौता हुआ, 35 करोड़ की क्या कर दिया, माफ कर दिया। और इस प्रकार क्या हुआ, किसानों की इस समय क्या हुई, अभूतपूर्व विजय हुई। कि इससे पहले ऐसी विजय नहीं हुई। इस समय क्या हुई, अभूतपूर्व विजय हुई। किसकी हुई, किसानों की। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, समझ में आ जाएगा। आप जैसे मैंने बताया उस तरीके से समझेंगे, अपने हिसाब से कुछ शॉर्ट नोट लिख लेना ताकि आपके रिवीजन में यह काम आएगा। देखो रे भाई, इसके बाद प्रारंभ होता है तीसरा चरण, अध्ययन करते हैं अपन तीसरा चरण का। 1922 में क्या हुआ, अभूतपूर्व विजय हुई, 35 करों को हटा दिया गया। जब 35 करोड़ को हटाया गया तो एक नजर में देखा जाए तो ये किसानों के साथ सीधा सीधा क्या था, एक धोखा था। किसानों के साथ क्या था, धोखा था। उल्टा इसके बाद क्या हुआ, ठिकानेदारों का अत्याचार किसानों के ऊपर और बढ़ गया। क्या बढ़ गया, इनका अत्याचार बढ़ने लगा। देखा जाए तो एक प्रकार से क्या था, ये एक प्रकार से धोखा। क्या था, 1922 का समझौता एक प्रकार से धोखा था। उसके बाद की बात करें तो सन 1923 ईस्वी की बात है। कब की, 1923 ईस्वी की बात है। इस समय क्या है, 1921 में एक बेंगू किसान आंदोलन था जो चित्तौड़गढ़ का था, वहां भी वो प्रारंभ हो गया था। उसका नेतृत्व राम नारायण चौधरी कर रहे थे। उसमें शामिल हो जाते हैं सब कुछ, एक वहां मीटिंग होती है, मीटिंग में शामिल होने चले जाते हैं कौन, अपने विजय सिंह पथिक। ये बात है 13 जुलाई 1926 की, माफ कीजिए 23 की। कब की, 13 जुलाई 1923 की बात है। उस दिन क्या होता है, ये अपने विजय सिंह पथिक जो बिजोरिया किसान आंदोलन के थे, ये चित्तौड़गढ़ के बेंगू किसान आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। तो वहाँ क्या है, एक फायरिंग वगैरह हो जाती है, उसमें कुछ किसानों की मृत्यु हो जाती है। ये किसान आंदोलन भी लेके आऊँगा आपके बीच, निश्चिंत रहो। आज बिजोरिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, आगे वाला वीडियो अन्य आंदोलन से संबंधित मैं आपके बीच रखने वाला हूँ, निश्चिंत रहे। तो उस समय क्या होता है, उस आंदोलन के तहत क्या है कि बेंगू किसान आंदोलन, याद रखेंगे, बेंगू किसान आंदोलन के तहत ये कहा था, चित्तौड़ में। इसके तहत क्या है, विजय पथिक जी लिख देता हूं डायरेक्ट, पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पथिक जी कब गिरफ्तार हो जाते हैं, 1923 में पथिक जी गिरफ्तार हो जाते हैं और इनकी रिहाई होती है सन 1927 ईस्वी में। कब रिहा होते हैं, 1927 ईस्वी में रिहा होते हैं। जब तक ये क्या नाम है, ये जेल में रहते हैं, तब तक 23 से लेके 27 के बीच देखा जाए तो इस किसान आंदोलन का संचालन किसने किया भाई, ये तो जेल में चले गए। तो संचालन की बात करें तो 1923 से लेके 1927 के बीच एक तो थे माणिक्य लाल वर्मा, एक व्यक्ति थे जमुना लाल बजाज, और एक का नाम है हरिभाई उपाध्याय। हरिभाऊ भाई नहीं रे भाई, हरिभाऊ उपाध्याय।
ये तीनों व्यक्ति मिलके क्या करते हैं, इस आंदोलन का संचालन करते हैं। कब करते हैं? 1923 से लेके 1927 के बीच। क्यों किया? क्योंकि बेंगू किसान आंदोलन के तहत क्या हुआ, विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया था, इनको जेल में रखा गया था, इसलिए यहां उपस्थित नहीं थे। तो भाई साहब इन तीनों ने इसका क्या किया, ये आंदोलन का संचालन करने लगे। उसके बाद जब ये रिहा होकर 1927 में वापस आते हैं तो ये प्लान बनाते हैं, और प्लान बनाते हैं कि जो असिंचित भूमि है, किसानों की जो असिंचित भूमि है, असिंचित भूमि से क्या कर दिया, किसानों को त्याग पत्र दिलवा दिया कि आप इस पे कृषि मत करो और इससे क्या कर दो, त्याग कर दो, इसको यहां खेती ही मत करो। तो इससे क्या होगा, महाराणा पे दबाव बनेगा, ठिकानेदार पे दबाव बनेगा। जब कृषि नहीं करेंगे तो क्या है, ये अपने को क्या नाम है, कुछ करों में छूट दे देंगे। परंतु क्या हुआ, इनका प्लान हो जाता है साहब उल्टा। क्या पड़ गया, इनका प्लान पड़ गया उल्टा। जैसे इन्होंने ये प्रसिद्ध भूमि त्यागी तो क्या किया, ठिकानेदारों ने वो भूमि किसको दे दी, महावतों को दे दी। भाई साहब महावतों को क्या दे दी, ठेके पे दे दी, ये लो भाई साहब आप इनमें खेती करो। आलो भाई जो था वो कहते ना, वो भी चला गया, खट्टा अंगूर भी हाथ से चला गया। महावतों के पास वो जमीन चली गई। जैसे ये जमीन महावतों के पास गई तो माणिक्य लाल वर्मा और क्या विजय सिंह पथिक के बीच क्या हो गया, मतभेद हो गया। जैसे इनके बीच मतभेद हुआ, क्या हो गया, पृथक हो गए। कौन, विजय सिंह पथिक। पूछा जाए कि विजय सिंह पथिक कब पृथक हुए आंदोलन से, 1927 के दिन माफ कीजिए सन में। कौन, विजय सिंह पथिक। कौन, विजय सिंह पथिक क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। किस आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन से ये व्यक्ति 1927 में पृथक हो जाते हैं। जैसे ये जाएंगे तो पर इसका नेतृत्व कौन करेगा भाई, उसके बाद इसका नेतृत्व चला जाता है सन 1927 ईस्वी में, इसका नेतृत्व चल जाता है राजस्थान सेवा संघ के पास। किसके पास, राजस्थान सेवा संघ। भाई साहब राजस्थान सेवा संघ का तो नाम पहले सुना ही नहीं, ये कहां से आ गया। चलो थोड़ी राजस्थान सेवा संघ की बात कर लें। जब राजस्थान सेवा संघ की बात आती है तो ध्यान रखना, यहां से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं राजस्थान सेवा संघ में से एक पूछा जा सकता है कि इसका गठन कब हुआ। इसका गठन हुआ सन 1919 ईस्वी में। कहां हुआ, वर्धा महाराष्ट्र में। कहां हुआ भाई, वर्धा महाराष्ट्र में इसका क्या हुआ, गठन हुआ। किसकी राय से, गांधी जी की राय से। भाई साहब इसका गठन हुआ तो इसका वर्धा में गठन हुआ तो राजस्थान से क्या संबंध, तो भाई देखा जाए तो 1920 में क्या है, इसका स्थानांतरण कर दिया गया है। कहां, अजमेर में। और जो उस समय इसका गठन करने वाले थे उसकी बात करें तो वो थे अर्जुन लाल सेठी। याद रखेंगे, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह भारत, केसरी सिंह भारत, एक थे राम नारायण चौधरी, दो व्यक्ति और थे, इधर लिख देता हूं रे, तीनों हो गए ना। एक थे राम नारायण चौधरी, उसके बाद थे विजय सिंह पथिक भी साथ थे इसमें। कौन है, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक के अलावा थे हरिभाई किंकर। इन लोगों ने मिलकर क्या किया, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की और राजस्थान सेवा संघ का गठन किया गया वर्धा में सन 1919 में। 20 में यह अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। और ये करने वाले कौन थे, किसकी राय से करे, किसके सहयोग से करे, गांधी जी के सहयोग से, गांधी जी की राय से इन्होंने इसकी स्थापना करी। तो राजस्थान सेवा संघ अब इसका नेतृत्व करने लगा कब, 1927 में। इस बात का आप स्क्रीनशॉट लें और आगे की बात करते हैं। अब देखो रे भाई, अपन ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना देख ली। राजस्थान सेवा संघ कब, 1927 में। कब, 1927 में राजस्थान सेवा संघ इसका क्या करने लग गया, नेतृत्व। जब राजस्थान सेवा संघ इसका नेतृत्व करने लगा तो उसके बाद क्या हुआ भाई, 1931 की बात है। 1931 में, 1931 ईस्वी में एक व्यक्ति था अपना जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज, और उस समय मेवाड़ रियासत, उस समय मेवाड़ रियासत का एक पीएम था, पीएम बोले तो प्रधानमंत्री था, उसका नाम था सुखदेव। क्या नाम था, सुखदेव। इनके बीच एक समझौता होता है। क्या होता है, समझौता होता है। इस समझौते में फिक्स किया जाता है कि क्या नाम है, किसानों के कर भी माफ कर दिए जाएंगे या जो त्यागी हुई भूमि है वापस दे दी जाएगी। और जो किसान क्रांतिकारी थे उनको, जिनको जेल में डाल दिया गया था, उनको भी वापस रिहा कर दिया जाएगा। जब इस समझौते के तहत ये बातें हुई तो उसमें क्या हुआ, किसानों को तो रिहा कर दिया,
किसानों को तो रिहा कर दिया, लेकिन यहां पे क्या था, त्यागी गई भूमि का, किसका, त्यागी गई भूमि पर कोई फैसला नहीं लिया गया। तो इस बात करने के लिए, इस प्रकार की बात कि आपने त्यागी गई भूमि किसानों को वापस क्यों नहीं दी, तो कुछ समय बाद ही इसकी बात करने के लिए कौन, माणिक्यलाल वर्मा, कौन भाई, माणिक्यलाल वर्मा कहां जाते हैं, देसाई के पास, किसके पास, ये जो माफ कीजिए देसाई नहीं, सुखदेव के पास, सुखदेव के पास। कौन था सुखदेव, मेवाड़ रियासत का पीएम था। जब माणिक्यलाल वर्मा कुछ किसानों को अपने साथ लेकर मेवाड़ किससे, सुखदेव से मिलने के लिए जाते हैं, तो सुखदेव भाई साहब इनके साथ धोखा कर देता है और इनको क्या है, धोखे से, इनको धोखे से गिरफ्तार करवा देता है। क्या करवा देता है, गिरफ्तार करवा देता है। गिरफ्तार करने के बाद इनको कहां नजरबंद किया गया, ये सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है, कहां किया गया, सॉरी माफ कीजिए, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या किया गया, कुंभलगढ़ दुर्ग की जेल में इनको नजरबंद कर दिया गया। किनको किया गया, 1931 में माणिक्यलाल वर्मा को। उसके बाद 1933 में इनको रिहा भी कर देते हैं रे भाई। इनके भी संघर्ष चलता रहता है, चलता रहता है, और अंत में संघर्ष जो जाके खत्म होता है, वहां एक बात याद रखने वाली, कब हुआ, 1941 में क्या हुआ, एक समझौता हुआ। क्या हुआ, एक समझौता हुआ। 1941 का समझौता वो किस किस के मध्य हुआ था भाई साहब, वो देखा जाए तो राजस्थान सेवा संघ, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे किसानों का, राजस्थान सेवा संघ। एक तो ये थे, इधर की साइड देखा जाए तो मेवाड़ की ओर से, मेवाड़ रियासत की ओर से देखें, ये किसानों की ओर से था, किसानों की ओर से सेवा संघ था, राजस्थान सेवा संघ। और मेवाड़ रियासत की ओर से बात करें तो एक तो था इनका पीएम उस समय का, एक था इनका सचिव उस समय। ठीक है, जब पीएम की बात करते हैं तो इनका नाम था टी राघवाचार्य, टी राघवाचार्य इधर से थे, और इनके साथ थे एक मोहन सिंह। ये कौन थे, वहां के सचिव थे। इनके बीच क्या होता है भाई, एक समझौता होता है। क्या हो जाता है, समझौता। इस समझौते में क्या होता है, किसानों की त्यागी गई भूमि वापस देने की बात होती है। इस प्रकार इतने लंबे, इतने अहिंसक, इतने सुव्यवस्थित, नियंत्रित आंदोलन का समापन कैसे होता है, सफलता के साथ इसका समापन होता है। कब होता है, सन 1941 के समझौते के तहत। ठीक है, इस प्रकार अपना देखा जाए तो बिजोलिया किसान आंदोलन पूरा होता है, वो भी एक ही वीडियो में। इसी प्रकार अन्य वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, जब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।